हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के सीरीज पे चल रहे हैं और आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 15 पे। ऑर्डर 15 का संबंध है डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, सूट को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है सूट के पहले सुनवाई के दिन ही। अब ये पॉसिबल है तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस, इसके लिए हम लोग को ऑर्डर 15 में कही गई बातों को समझना होगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है सिविल प्रोसीजर कोड पे ऑर्डर 1 से ऑर्डर 14 तक, तो आपको इन सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और दूसरा कि अगर आपने लॉ की पढ़ाई शुरू करी है, आप लॉ बिगिनर हैं, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है समझना इन बातों को सरलता से, क्योंकि लॉ जो सिविल प्रोसीजर पेपर है वो थोड़ा सा टफ है एज कंपेरिजन टू द अदर लॉ सब्जेक्ट, लेकिन मैंने बातों को सरलता से बताई है ताकि आपके माइंड में बात आसानी से जाए और आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप दोबारा कॉन्सेप्ट को नहीं भूलें। तो इसलिए आपको उन सभी लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है। आप जरूर देखो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके क्लिक करके जरूर उसको देखो। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए, नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल 1 का। तो रूल 1 कहता है पार्टी इज नॉट एट इशू। अब सूट के पहले सुनवाई में ही पार्टी में ना तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे और ना ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई इशू है ही नहीं। प्लेंटिफ डिफेंडेंट के बीच में चाहे क्वेश्चन फैक्ट का हो या लॉ का हो, इन सभी क्वेश्चंस पे या इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे कोई विवाद ही नहीं है। कोर्ट अगर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए एट फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, तो कोर्ट उसी टाइम जजमेंट पास करेगी, प्रनाउंस करेगी और सूट को उस वक्त ही डिस्पोज ऑफ कर देगी। बट शर्त यही है कि कोर्ट को यह लगना चाहिए, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि पार्टी के बीच में इशू नहीं है, चाहे उसका संबंध क्वेश्चन ऑफ लॉ से हो या फैक्ट से हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया है, मैं फिर भी बता देता हूं। क्वेश्चन ऑफ लॉ का संबंध उस क्वेश्चन से होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोर्ट का सूट में जुरिसडिक्शन है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। प्लेंटिफ इंटाइटल्ड है या नहीं पोजीशन को लेकर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो यह उठता है कि आखिर हम कब कहेंगे कि सूट जो है फर्स्ट हियरिंग है। सूट का फर्स्ट हियरिंग किस स्टेज को कहा जाता है या सूट का पहला सुनवाई कब होता है। तो इसके लिए आपको समझना है बात कि जैसे डिफेंडेंट ने अपना रिटन स्टेटमेंट दिया, रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद और इश्यूज फ्रेम्ड होने के पहले जो स्टेज होता है, उस स्टेज को हम कहते हैं कि सूट अभी फर्स्ट हियरिंग पे है, सूट अभी इनिशियल स्टेज पे है। और इस दरमियान अगर कोर्ट को लगना चाहिए, जो मैंने अभी रूल 1 में बातें आपको बताई, तो जाके कोर्ट सूट को डिस्पोज ऑफ कर देगी। तो ये हो गया रूल 1 से संबंधित जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 ऑर्डर 15 क्या कहता है कि अगर मान लेते एक से अधिक डिफेंडेंट है, बड़े ध्यान से देखिए और सुनिए लेक्चर को, और अपने पास बेरेक या टेक्स्ट बुक जरूर रख लीजिए ताकि आपको बेरेक को पढ़ने में और टेक्स्ट बुक की भाषा को समझने में सहूलियत हो। तो रूल 2 क्या कह रहा है कि अगर मान लेते एक से अधिक डिफेंडेंट है और एक से अधिक डिफेंडेंट है, उसमें से एक या कुछ डिफेंडेंट का प्लेंटिफ को लेके कोई इश्यू नहीं बनता है, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड हो। इस बात पे एक डिफेंडेंट एक से डिफेंडेंट का कोई इश्यू नहीं बन रहा है प्लेंटिफ के साथ, और अगर इस बात से कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए तो भी उस डिफेंडेंट को लेके कोर्ट अपना जजमेंट प्रनाउंस करेगी। अब जजमेंट अगेंस्ट जाए या उसके फेवर में जाए, ये एविडेंस जो भी एड्यूस्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग तय होता है। और बाकी बचे डिफेंडेंट के
संदर्भ में कोर्ट अपना कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। जिस डिफेंडेंट या प्लेंटिफ का इश्यूज है, चाहे वो फैक्ट का हो चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो। तो ये हो गया रूल 2 के संबंध में जानकारी ऑर्डर 15। आगे बढ़े उसके पहले अगर दोस्तों आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आपको इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप मुझे वहां बता सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं जिसका नाम लॉ इज लाइफ ही है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप स्पेसिफिकली व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी समस्या है आपको, चाहे वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हो, जुडिशियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हो, या आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम बेयर एक्ट को कैसे याद करें, तो आप मुझसे वहां उन बातों को शेयर कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। आते हैं अब पॉइंट पे, रूल 3। रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा रूल 3 को। रूल 3 कहता है पार्टी एक्ट इश्यूज। अगर सूट के पहले सुनवाई में कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि पार्टी के बीच में इश्यूज है, चाहे वो फैक्ट को लेके हो चाहे वो लॉ को लेके हो, तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो पहला पॉइंट वाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो बड़े ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट कहता है कि पार्टी में इश्यूज है, मतभेद है, चाहे उसका संबंध क्वेश्चन ऑफ लॉ से हो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से हो। दूसरा पॉइंट कि चलो मतभेद तो है, इश्यूज तो है, और अगर वो इश्यूज कोर्ट फ्रेम्ड कर देती है कि क्या क्या इश्यूज है, इस बात को लेके फ्रेमिंग हो चुका है कोर्ट के द्वारा, और जब इश्यूज फ्रेम्ड हुआ तो उसके बाद उस इश्यूज को प्रूव या डिसप्रूव करने के पर्सपेक्टिव में जो भी सबूत पार्टी के द्वारा, चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, जो भी सबूत प्रोड्यूस करी गई है, जो भी आर्गुमेंट हुआ है फॉर और अगेंस्ट, उसको देखने समझने के बाद कोर्ट को लगता है कि और सबूत और आर्गुमेंट का आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि और सबूत या फिर और आर्गुमेंट का आवश्यकता नहीं है, यही पर्याप्त है सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जजमेंट प्रोनाउंस्ड करने के लिए, तो फिर यहां पे अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, यह भी देखेगी कि अगर मैंने जजमेंट प्रोनाउंस्ड किया उन सबूत, उन आर्ग्यूमेंट के आधार पर जो ऑलरेडी पार्टी के द्वारा दिया जा चुका है, तो कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोर्ट आगे बढ़ेगी और जो भी इश्यूज है उसको तय कर देगी, और तय करने के बाद, फाइंडिंग को रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट अपना जजमेंट प्रोनाउंस्ड करेगी, चाहे वो पार्टी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो या उसके फेवर में हो। ये सब्जेक्ट टू दी कंडीशन है, जो भी एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय बिफोर कोर्ट उसके आधार पे होता है। तो यहां पे हमको अब और एक चीज समझना है कि रूल 3 हमको यह भी कहता है कि अगर जो भी सबूत, यहां तो हो गया कि अगर सबूत के आधार पे सूट को डिस्पोज ऑफ कर देना तो कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पे आपको एक चीज और नोट करना क्या है कि रूल 3 हमें यह भी कह रहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समन जो इश्यू हुआ था पार्टी के कोर्ट में अपीयरेंस के संदर्भ में, किस बात के लिए समन इश्यू हुआ था। क्या समन इस बात के लिए इश्यू हुआ था कि जो इश्यूज है उसको सेटलिंग आउट करना है, उसको सेटल्ड आउट करना है, या फिर समन इस बात के लिए इश्यू हुआ था कि सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जो भी सबूत कोर्ट में दिया गया है, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो पर्याप्त ही नहीं है सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जजमेंट प्रोनाउंस्ड करने के लिए, तो फिर इस सिचुएशन में कोर्ट अगर इस बात से सेटिस्फाई हो जाए, इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए,
तो फिर वो जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करेगी। वो कहेगी पार्टी को, चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, वो पार्टी को कहेगी कि आप अपने बातों को प्रूव करने के लिए सबूत पेश करो, आर्ग्यूमेंट दो, ये कहेगी। और इसके लिए कोर्ट सूट की कार्रवाई को एडजॉर्न भी कर देगी, पोस्टपोन भी कर देगी। तो इतनी बातों की जानकारी आपको मिली रूल 3 से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 4 पे, और ये लास्ट रूल है ऑर्डर 15 का। और ऑर्डर 15 छोटा सा रूल ऑर्डर है, लेकिन क्वेश्चन आपको जुडिशियल एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया आता है कि डिस्कस अबाउट ऑर्डर 15। तो अगर आपको ऑर्डर 15 के बारे में मेंस के दृष्टिकोण से सवाल आ गया तो फिर आपको ऑर्डर 15 के हर एक रूल के बारे में आपको बताना पड़ जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से समझो बातों को। रूल 4 पे आते हैं कि जैसा कि रूल 3 के लास्ट में मैंने कहा कि अगर कोर्ट ने पार्टी को निर्देश दिया कि वो अपने फेवर में एविडेंस को प्रोड्यूस करे, आर्ग्यूमेंट करे, लेकिन पार्टी बिना किसी उचित कारण के असफल हो गई सबूत पेश करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, बिना किसी उचित कारण के, तो फिर यहां पे कोर्ट क्या करेगी, जो पार्टी असफल हुई है, जिसको टाइम दिया गया था, उसके खिलाफ जजमेंट आ जाएगा। अगर जजमेंट यहां पे तभी आएगा जब समन इशू हुआ है फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। ये नोट करने वाली बात है। एक तो यह कोर्ट कर सकती है अगर पार्टी फेल हो गया है एविडेंस प्रोड्यूस करने में, तो अगर समन इशू है फॉर फाइनल डिस्पोजल। और दूसरा कोर्ट यह भी कर सकती है कि कोर्ट पार्टी को फर्दर टाइम और अलॉट कर सकती है कि वह उस फर्दर टाइम के भीतर जो भी एविडेंस को प्रोड्यूस करना था उसको फिर से प्रोड्यूस करे, जो आर्ग्यूमेंट करवाना था फिर से करवाए। इसके लिए कोर्ट यहां ऐसा आदेश तभी पास करेगी जब कोर्ट को लगेगा कि यह उचित है, यह न्यायपूर्वक है। तो फिर कोर्ट एडजॉर्न करेगी प्रोसीडिंग को और पार्टी को कहेगी कि वो सबूत पेश करे, वो आर्ग्यूमेंट करे। तो ये हो गया आपको रूल 4 से संबंधित बातों की जानकारी। दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में, ये थोड़ा शॉर्ट लेक्चर था क्योंकि ऑर्डर 15 में ज्यादा रूल है ही नहीं, 4 ही रूल है। आपको यह भी ध्यान देना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किस ऑर्डर में कितना रूल है, तो आपको यह भी नोट करना है। तो ऑर्डर 15 में 4 रूल है। तो हम लोग अब लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर 15 से संबंधित जितनी भी बातें थी सबको डिस्कस किया। 1 से 4 तक की प्रोविजंस को बारीकी से सरलता से समझा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा है, बात आपके कानों तक जाके आपके माइंड में सेट हुई है, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।